पहला प्रश्न है, आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंद घोष हैं। अगला प्रश्न, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित के प्रवर्तक कौन थे? वो थे सर विलियम जोन्स। कौन थे? सर विलियम जोन्स। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में किससे संबंधित है? द फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। अगला प्रश्न है आपका कि प्राचीन नगर तक्षशिला किसके बीच स्थित है? तो प्राचीन नगर तक्षशिला सिंधु व झेलम के बीच क्या है? स्थित है। अगला प्रश्न है, वह अंग्रेज कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो वो था चार्ल्स विल्किंस। कौन था? चार्ल्स विल्किंस। अगला प्रश्न है कि पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? तो पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन ओनली वन क्या था? शिकार था। क्या था? शिकार। अगला प्रश्न है, किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो पृथ्वी तथा सूर्य के बीच के दूरी को क्या कहा जाता है? खगोलीय एकक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। अगला प्रश्न है, मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो ये आर्कटिक क्षेत्र में क्या होता है? दिखाई देता है। अगला प्रश्न है कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो हाइड्रोजन का प्रतिशत है 71%। कितना है? 71%। सूर्य क्या है? तो आप सभी को पता है कि सूर्य क्या है? एक तारा है। नेक्स्ट है, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो सौर का जो ऊपरी सतह है जिस पर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? तापमान होता है। अगला प्रश्न है आपका कि नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? तो एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर और एफ.एस. ग्राउसे और एक, ये सब क्या थे? नई दिल्ली शहर के रूपांकन में शामिल थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किसने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? तो ये कौन थी? तो ये थी एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन मैडम भीकाजी कामा ने तैयार किया था। किसने? मैडम भीकाजी कामा ने। अगला प्रश्न है, देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं? तो देवदास उपन्यास के रचनाकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। नेक्स्ट है, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। किसके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? ये आनंद मठ से लिया गया है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो ये शक संवत पर क्या है? आधारित है। किस पे? शक संवत पे। अगला प्रश्न है कि दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? वो था एडवर्ड लुटियंस। कौन था? एडवर्ड लुटियंस। नेक्स्ट है, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया? तो ये 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम के माध्यम से क्या किया गया। अगला प्रश्न है आपका कि किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ? तो ये था रीडिंग के कार्यकाल के दौरान। किसके कार्यकाल? रीडिंग के कार्यकाल के दौरान। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापा जाता है? तो ये बिट में क्या होता है? मापा जाता है। अगला प्रश्न है, 1024 बाइट बराबर क्या होता है? तो 1 KB होता है। क्या होता है? 1 KB होता है। अगला प्रश्न है आपका कि किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? तो बग एरर को क्या कहते हैं? बग कहते हैं। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? ये स्टोरेज से संबंधित है। क्या? मेमोरी शब्द। अगला प्रश्न है, अधिकांश वेबसाइटों का मेन पेज होता है जो वेबसाइट के शेष पृष्ठों के लिए द्वार मार्ग का काम करता है। इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है होम पेज। आप देखते होंगे क्या कहा जाता है? इसे होम पेज कहा जाता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? तो ये है सन माइक्रोसिस्टम। नेक्स्ट है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो
तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 7 है, जो वाराणसी से कहाँ तक है, कन्याकुमारी तक स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन है, तो ये आपका गुजरात है। कौन है, गुजरात की तटरेखा सबसे क्या है, लंबी है। अगला प्रश्न है, खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है, तो ये है आपका चिल्का झील, जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है, तो याद रखिएगा मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील है, जो जम्मू कश्मीर राज्य में क्या है, स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो ये यमुना है। कौन है, यमुना। अगला प्रश्न है आपका कि लोनार झील किस राज्य में स्थित है, तो लोनार झील महाराष्ट्र राज्य में क्या है, स्थित है। नेक्स्ट, लोनार झील किस प्रकार का झील है, एक क्रेटर झील है। नेक्स्ट है आपका, उल्का पिंड गिरने से बनी झील कौन सी है, तो वो लोनार झील है। भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, तो है चो लहामू झील। कौन है, चो लहामू झील। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए कि भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है, तो वो है बुलर झील, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट, मरुस्थलीय क्षेत्रों में किस प्रकार की झीलें मिलती है, तो ये वायु क्रिया द्वारा निर्मित झीलें मिलती है। अगला प्रश्न है आपका, श्रीहरिकोटा द्वीप किस झील में स्थित है, तो श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील में स्थित है। नेक्स्ट, हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य कौन सी झील स्थित है, तो इसके मध्य हुसैन सागर झील क्या है, स्थित है। अगला प्रश्न था, वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है, तो वेम्बनाड झील केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, वेम्बनाड झील में कौन सी द्वीप स्थित है, तो वेम्बनाड झील में वेलिंगटन द्वीप क्या है, स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो ये है NH-47A। ये किस द्वीप पर स्थित है, तो ये वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट है, अल्टमुदी झील केरल की किस प्रकार की झील है, तो ये लैगून झील है। कौन सी झील है, लैगून झील है। अगला प्रश्न है, केबुल लामाजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क किस झील में स्थित है, तो ये लोकटक झील में क्या है, स्थित है। नेक्स्ट है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है, तो चिल्का झील उड़ीसा राज्य में क्या है, स्थित है। अगला प्रश्न है, चिल्का झील कैसे पानी का झील है, तो ये खारे पानी का झील है। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है, तो ये है चिल्का झील। कौन सी है, चिल्का झील। अगला प्रश्न है आपका कि पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है, यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, पुलिकट झील किस प्रकार की झील है, ये एक लैगून झील है। कैसी झील है, लैगून झील है। अगला प्रश्न, अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है, तो ये पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट है कि 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी, तो अशोक मेहता ने की थी। किसने की थी, अशोक मेहता ने। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं के निम्नतर स्तर पर कौन है, तो है ग्राम सभा और पंचायत। कौन है, ग्राम सभा और पंचायत। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत का निर्वाचन करना निर्भर करता है, तो ये राज्य सरकार पे किस में निर्भर करता है, राज्य सरकार पे। नेक्स्ट है, खंड स्तर पर पंचायत समिति है, तो यह है प्रशासनिक प्राधिकरण। नेक्स्ट है, पंचायती राज विषय है, तो यह है राज्य सूची में, किस सूची में है, राज्य सूची में है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को क्या किया जाता है, मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति था। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा क्या है, यह भाषा है अंग्रेजी और फ्रेंच। कौन भाषा है, अंग्रेजी और फ्रेंच। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक मान्यता प्राप्त भाषाएं कौन सी है, तो वहाँ पे जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं वो आपका कितना है, वो 6 भाषाएं हैं। वो है अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, अरबी, स्पेनिश और चीनी। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज पर किस वृक्ष की शाखाओं का प्रतीक चिन्ह है, ये जैतून की शाखाओं का क्या है, प्रतीक चिन्ह बनाया गया है। अगला प्रश्न, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य राष्ट्र हैं, तो 193 हैं। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं, तो 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन कौन है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन, ये सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों को क्या विशेषाधिकार प्राप्त है, तो वीटो का विशेषाधिकार क्या है, उन्हें प्राप्त है। अगला प्रश्न है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है, तो ये
नीदरलैंड हेग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 न्यायाधीश होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? तो वो थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह। कौन थे? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? तो ये महासचिव होता है। कौन होता है? महासचिव। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव का कार्यकाल कितना होता है? तो उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने साल का होता है? 5 वर्ष का। अगला जो प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसकी प्रारंभ कब हुई थी? तो 1917 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है बुकर पुरस्कार, तो ये 1969 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, राइट लाइवलीहुड अवार्ड, ये 1980 में शुरुआत हुआ था। ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार 1951 में शुरुआत हुआ था। ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है ग्रेमी पुरस्कार, ग्रेमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 1999 में इसकी शुरुआत हुई थी। सामाजिक परिवर्तन व दलितों का उद्धार के लिए यह पुरस्कार क्या होता है? दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 1983 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये परिवार नियोजन के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है JD बिरला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, ये 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी। भारतीय संस्कृति एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या किया जाता है? ये पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, यूनेस्को मानवाधिकार पुरस्कार, यह मानवाधिकार के प्रति जागरूकता के लिए दिया जाता है। टेम्पल्टन पुरस्कार ये दिया जाता है 1972 से इसकी शुरुआत हुई थी। धर्म की उन्नति के लिए यह पुरस्कार क्या किया जाता है? दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार, ये पुरस्कार 1965 में इसकी शुरुआत हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए दिया जाता है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय न्याय एवं सद्भावना पुरस्कार, यह 1993 में इसकी शुरुआत हुई थी। न्याय एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए यह पुरस्कार क्या होता है? दिया जाता है। अगला प्रश्न, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में और कहाँ आरंभ की गई थी? तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश में ये क्या की गई थी? प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ किया गया था? ये किया गया था नागौर में। कहाँ किया गया था? नागौर में किया गया था। अगला प्रश्न है आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था विकास में जनता का सहयोग सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत की गई, तो 2 अक्टूबर 1953 को इसकी क्या की गई? शुरुआत की गई। अगला प्रश्न, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का कारण था? तो इसका कारण था शिक्षा। नेक्स्ट पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है, तो महत्वपूर्ण प्रतिवेदन था बलवंत राय मेहता समिति का प्रतिवेदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया था? इसका सुझाव बलवंत राय मेहता ने दिया था। अगला प्रश्न, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत करने वाले समिति का क्या नाम था? तो इसका नाम था सादिक अली समिति। क्या नाम था? सादिक अली समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज की अनुशंसा की गई, तो बलवंत राय मेहता समिति द्वारा 1957 द्वारा क्या की गई? पंचायती राज की अनुशंसा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? उसका अध्यक्ष था बलवंत राय मेहता। कौन थे? बलवंत राय मेहता। अगला प्रश्न, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश की थी, तो ये भी की थी बलवंत राय मेहता समिति ने। नेक्स्ट है, राजघाट किसकी समाधि स्थल है? तो ये महात्मा गांधी की समाधि स्थल है। अगला प्रश्न है, शांतिवन किसकी समाधि स्थल? जवाहरलाल नेहरू की। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री की। नेक्स्ट है, शक्ति स्थल, तो शक्ति स्थल है इंदिरा गांधी की। अभय घाट है मोरारजी देसाई की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसान घाट, किसान घाट देख लीजिए, किसान घाट है चौधरी चरण सिंह की। वीर भूमि है राजीव गांधी की। अब यहाँ पर है सबसे गहरी झील, सबसे गहरी झील है बैकाल झील। कौन सा झील है? बैकाल झील, जो रूस में स्थित है। दुनिया का सबसे गहरी झील है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। टीटीकाका झील जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा लैगून झील, सबसे बड़ा लैगून झील लेगुआ डॉस पैटोस ब्राजील में स्थित है। सबसे ऊंचा जलप्रपात झरना साल्टो एंजिल जो कैरोना नदी वेनेजुएला में क्या है? स्थित है। सबसे बड़ा जलमंडरू मध्य डेविस जलमंडरू मध्य ग्रीनलैंड एवं वैफिन द्वीप के बीच स्थित है। सबसे बड़ा गल्फ, सबसे बड़ा मैक्सिको का गल्फ है। कौन सा गल्फ है? मैक्सिको का गल्फ है। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है जो हिमालय नेपाल में स्थित है। सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय
है एशिया। सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज जो दक्षिण अमेरिका में है। नेक्स्ट है आपका सबसे ऊंचा पठार जो पामीर का पठार है, ये तिब्बत में स्थित है। नेक्स्ट है सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी तो माउंट कोटोपैक्सी है जो इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट आपका है सबसे विशाल ज्वालामुखी तो ये मोनोलोआ जो हवाई द्वीप में स्थित है। नेक्स्ट है सबसे ऊंचा बांध तो रोगिस्की उज्बेकिस्तान में जो बांध है। अगला है सबसे लंबा, यहाँ पर सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म तो वो देख लीजिए गोरखपुर उत्तर प्रदेश भारत में स्थित है। सबसे लंबा रेल मार्ग ये ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग सबसे लंबा रेल मार्ग है। सबसे बड़ी रेल सुरंग तो ये सिकेन रेल सुरंग जापान में स्थित है। सबसे बड़ी सड़क तो सेंट गोलाथार्ड स्विट्जरलैंड में क्या है यह स्थित है। नेक्स्ट है सबसे ऊंची सड़क लेह मनाली मार्ग भारत में स्थित है। सबसे लंबा सड़क पुल ये ढोला सादिया पुल भूपेन हजारिका पुल के नाम से जो जाना जाता है। अगला है सबसे विशाल स्टेडियम तो युवा भारती साल्ट लेक कोलकाता में स्थित है। सबसे अधिक आबादी वाला शहर मुंबई है। नेक्स्ट है आपका कि सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य तो ये महाराष्ट्र है। सबसे लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। अगला है सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई महाराष्ट्र। सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात। सबसे बड़ा अजायब घर है आपका कलकत्ता अजायब घर। सबसे बड़ा गुंबद है गोल गुंबद बीजापुर। अगला प्रश्न सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है तो गोमतेश्वर कर्नाटक में स्थित है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है तो मासिनराम मेघालय में क्या है स्थित है। नेक्स्ट सबसे बड़ा लिवरपूल कौन सा है तो हावड़ा ब्रिज कलकत्ता में स्थित है। सबसे लंबी नहर है ये इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में क्या है स्थित है। अगला प्रश्न है सबसे लंबा प्लेटफॉर्म तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश। कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। किसे कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई तो 1946 में हुई। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है तो इसे हार्डवेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है हार्डवेयर कहा जाता है। अगला प्रश्न है वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। ये CPU है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है CPU। नेक्स्ट है कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा में भंडार रख सकता है ये क्या कहलाता है तो इसे चिप कहा जाता है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा क्या है तो फॉर्ट्रेन है। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर भाषा फॉर्ट्रेन किस क्षेत्र में उपयोगी है तो ये विज्ञान क्षेत्र में उपयोगी है। जैसे कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है तो ये व्यावसायिक कार्य के लिए क्या है उपयोगी है। अगला प्रश्न किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है तो ये कोबोल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा कौन सा है तो वो फॉर्ट्रेन है। नेक्स्ट आप देख लीजिए अगला प्रश्न है अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सा है तो कोबोल है। नेक्स्ट आपका आनंद मठ के लेखक कौन है तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। कौन है बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है आपका भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था तो ये विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है ये है अरविंद घोष। कौन है अरविंद घोष। अगला प्रश्न है आपका बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित के प्रवर्तक थे सर विलियम जोन्स। कौन थे सर विलियम जोन्स। अगला प्रश्न है आपका भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई तो ये कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार क्या की गई गठित की गई। अगला प्रश्न भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे तो ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन थे रविन्द्रनाथ टैगोर। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है अंतरिक्ष में कुल 88 तारामंडल है। अगला प्रश्न ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है तो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा को अभिनव तारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे अभिनव तारा कहा जाता है। अगला प्रश्न सौर प्रणाली की खोज किसने की तो सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने की। अगला प्रश्न नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है ये दिखाई देता है 21 जून को। कब दिखाई देता है 21 जून को। अगला प्रश्न देख लीजिए एक ग्रह के की अपने अक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है तो इसे अपसौर कहा जाता है और न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है। देख लीजिए एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है इसे उपसौर कहा जाता है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न किस ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं इसे उपग्रह कहते हैं। जैसे हमारा उपग्रह कौन है चंद्रमा है। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था तो केपलर ने प्रतिपादित किया था। किसने किया था केपलर ने प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है आपका आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम क्या है तो सबसे बड़ा आपका बृहस्पति है फिर शनि है उसके बाद आपका अरुण वरुण पृथ्वी शुक्र मंगल और बुध है। इस तरह से आकार में घटते क्रम में है। अगला प्रश्न सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग अधिकतम कितना हो सकता है तो सूर्य जब वह सूर्य के समीप होता है तो उसका वेग क्या होता है अधिकतम होता है। अगला प्रश्न है आपका सूर्य के पृथ्वी से
केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या होगा? तो ये सबसे पहले जो ऊपरी होता है वो सीमा, उसके बाद सियाल, सबसे लास्ट वाला जो भाग होता है उसे क्या कहा जाता है? नीफे कहा जाता है। अगला प्रश्न, पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इसका प्रयोग किया था श्वेस ने। पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ क्या है? तो वो निकेल है। क्या है? निकेल। सौरमंडल का क्या तात्पर्य है? तो पृथ्वी की बाह्य पपड़ी। स्थल मंडल का क्या तात्पर्य है? तो पृथ्वी की बाह्य पपड़ी। अगला प्रश्न, अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो ध्रुवों से क्या होती है? मापी जाती है। अगला प्रश्न, स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है? तो ये 100 किलोमीटर मापी गई है। अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो ध्रुवों में क्या होती है? मापी जाती है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि दर क्या है? तो 1 डिग्री सेल्सियस जब वृद्धि दर होगा 32 मीटर चलने के बाद कितना होगा? 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं, ये 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर सबसे उच्चतम तापमान होता है। अगला प्रश्न है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो ये सबसे पहले मेगास्थनीज ने किया था। नेक्स्ट, जिसका पुस्तक आप जानते होंगे इंडिका है। अगला प्रश्न है आपका, शून्य की खोज किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। अगला प्रश्न, महापाषाण संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व हमेशा हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे बड़े पत्थरों की घेरी गई समाधियां या कब्र। अगला प्रश्न है आपका कि किस पुस्तक को 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो ये कौन सा पुस्तक है? ये पंचतंत्र है। कौन सा है? पंचतंत्र। अगला प्रश्न है, न्यूमिस्मेटिक क्या है? तो सिक्कों के एवं धातुओं के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है। किसको चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण युग को चाल्कोलिथिक एज क्या कहा जाता है? कहा जाता है। स्वप्न वासना व दत्ता के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है भास। कौन है? भास। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो ये तर्क शास्त्र के लिए क्या है? विश्व प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि उस स्रोत का नाम बतलाया जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो वह है मिलिंद पनो। निष्ठ आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। तो वह क्रो-मैग्नन मनुष्य। अगला प्रश्न है आपका, ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? तो आर्कीमेडस से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? तो ब्राह्मणी है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? तो वो चावल था। मानव जिस अनाज का सबसे पहले प्रयोग किया था वो कौन था? चावल था। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो ये रुद्रदामन के अभिलेख में मिलता है। अगला प्रश्न, कौन सा बंदरगाह पोडू के नाम से दी पेरिल्पस ऑफ द इरिथ्रियन सी लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात है? तो ये आर्कीमेडस है। आर्कीमेडस है। नेक्स्ट है आपका, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के फर्श के नीचे किस तरह से रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर क्या करते थे? उन्हें दफनाते थे। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं और शैल चित्रों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो वो थी खरोष्टी लिपि। कौन सी लिपि थी? वो थी आपका खरोष्टी लिपि। अगला है, मालती माधव के लेखक कौन है थे? तो ये भवभूति मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन था? तो वो था विशाखा दत्त। कौन था? विशाखा दत्त। अगला प्रश्न, किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण कराया था? तो ये चंदेल वंश थे। आबू का जैन मंदिर किसने बनवाया था? तो ये संगमरमर से बनाया था। किससे बनवाया था? संगमरमर से बनवाया था। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? तो ब्राह्मणी है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? तो ये चावल था। ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका कि इस एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः किस धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी? तो ये शैव धर्म के लिए बनाई गई थी। अगला प्रश्न, एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय किसे दिया जाता है? तो राष्ट्रकूटों को क्या किया जाता है? दिया जाता है। अगला प्रश्न, अजंता एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित है? तो औरंगाबाद में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो ये नरसिंह देव बर्मन ने क्या किया था? इसे बनवाया था। और अगला प्रश्न, किस मंदिर को काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है। आपको अगर हमारे यह मेहनत पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। अगला प्रश्न, कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु रामानंद थे। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कबीर का जन्म मगहर वाराणसी में हुआ था। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक बीजक
नेक्स्ट, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त क्या होते थे, समझते थे। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया तो ये अलवर नैनार संतों द्वारा सबसे पहले इसका प्रारंभ किया गया। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है तो इसे वैष्णव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वैष्णव कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आदिशंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था तो उनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है, बीजक की रचयिता कौन है तो कबीरदास। भक्ति रस कवित्री मीराबाई थी तो एक राजपूत शासक की ये क्या थी, पत्नी थी। नेक्स्ट है, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे तो चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय से क्या थे, जुड़े थे। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी तो वल्लभाचार्य जो थे पुष्टि मार्ग के दर्शन के संस्थापक थे। नेक्स्ट है, किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीत कीर्तन को माध्यम बनाया था तो कीर्तन को माध्यम बनाए थे चैतन्य महाप्रभु। किसने माध्यम बनाए थे, चैतन्य महाप्रभु। अगला प्रश्न है, अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे तो वो थे शंकराचार्य। कौन थे, अद्वैतवाद शंकराचार्य। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव थे। कौन थे, जयदेव। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में कितने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया तो शंकरदेव ने किया। किसने किया, शंकरदेव ने। गुरु नानक का धर्म उपदेश है तो मानव बंधुत्व का। सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन हुए, गुरु नानक देव। नेक्स्ट, सबसे बड़ा अजायब घर कौन सा है तो कलकत्ता अजायब घर। सबसे बड़ा गुंबज कौन सा है तो याद रखिए गोल गुंबज, बीजापुर। सबसे ऊंची मूर्ति गोमतेश्वर कर्नाटक। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन्ना मेघालय। सबसे बड़ा लिवरपूल हावड़ा ब्रिज कलकत्ता। सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर राजस्थान। सबसे लंबी नदी नील नदी। सबसे बड़ा सागर दक्षिण चीन सागर। सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड। सबसे लंबा मुहाना ओब नदी का मुहाना रूस। सबसे बड़ी नहर स्वेज नहर। सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर जो रूस में स्थित है। ये विश्व की बातें हो रही है। भारत सरकार द्वारा अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब की गई, ये 1972 में की गई। नेक्स्ट है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र BSSC का मुख्यालय कहाँ है तो तिरुवनंतपुरम में है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का मुख्यालय कहाँ है तो ये बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसरो का गठन कब हुआ था तो 1969 में इसरो का क्या हुआ था, गठन हुआ था। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र SEC कहाँ स्थित है, अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। श्रीहरिकोटा हाई एल्टीट्यूड रेंज सार कहाँ स्थित है, हैदराबाद आंध्र प्रदेश में ये भी स्थित है। अगला प्रश्न है, श्रीहरिकोटा नाम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कर दिया गया है। विकास एवं शैक्षणिक संचार यूनिट कहाँ स्थित है, अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी केंद्र की स्थापना कहाँ और कब की गई थी तो थुम्बा में 1965 में की गई थी। अगला प्रश्न, साइलेंट टेलीकम्युनिकेशन अर्थ स्टेशन की स्थापना कहाँ और कब की गई तो ये अहमदाबाद में 1967 में की गई। भारत का प्रथम उपग्रह था तो भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में कब छोड़ा गया तो 19 अप्रैल 1975 को इसे क्या किया गया, छोड़ा गया। भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है तो इसे कोरोमंडल के नाम से क्या होता है, जाना जाता है। अगला प्रश्न, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है तो कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है, इसे मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है,
कि लक्षद्वीप समूह द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार है, तो ये प्रवाल से है। न्यूमुर द्वीप कहाँ स्थित है, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है, तो ये भाग 3 में वर्णित है मौलिक अधिकार। भारत के संविधान का भाग 3 का संबंध किससे है, तो मौलिक अधिकार से। ये कहाँ से लिया गया, तो यूएसए के संविधान से क्या किया गया, लिया गया है। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है, ये 12 से 35 तक में है। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो कुल 7 हैं, जिसमें 6 अभी वर्तमान में है। एक जो संपत्ति का अधिकार था उसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है, तो इसे राष्ट्रपति कर सकता है। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको प्राप्त है, ये सर्वोच्च न्यायालय को क्या है, प्राप्त है। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों का क्या निलंबित किया जा सकता है, तो इसे निलंबित किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों की संरक्षण कौन करता है, तो ये न्यायपालिका करता है। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है, तो प्रतिबंध अगर लगाना चाहे तो संसद इस पर लगा सकता है। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को क्या करना, सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न है, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है, यह अनुच्छेद 14 से 18 तक में समानता का अधिकार क्या किया गया है, दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में कौन सा विधायक सत्ता का पूर्ण नियंत्रण लगाता है, यह अनुच्छेद 14 लगाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो छुआछूत से रिलेटेड अनुच्छेद 17 है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, यह अनुच्छेद 19 है। कौन सा है, 19। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है, ये भाषण स्वतंत्रता के अधिकार में क्या है, निहित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है, ये अनुच्छेद कौन सा है, 21 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है, तो धर्म की स्वतंत्रता से इसका संबंध है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों को शोषण से संबंधित है, अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से क्या है, रिलेटेड है। कारखाने अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक कि उसकी आयु कितना हो जाए, कम से कम 14 वर्ष जब तक ना हो जाए उसे नियुक्त नहीं किया जा सकता। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है, तो अनुच्छेद 25 के अनुसार ये धार्मिक स्वतंत्रता से रिलेटेड है, अनुच्छेद 25। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है, तो समादेश यानी रिट जारी किया जा सकता है। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था, ये मोहम्मद शाह था। कौन था, मोहम्मद शाह। अगला प्रश्न है, कौन अंतिम मुगल सम्राट था, तो वो बहादुर शाह द्वितीय। कौन थे, बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाने जाते थे। ये अंतिम मुगल सम्राट थे जिन्हें अपदस्थ करके कहाँ भेज दिया गया था, रंगून। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधार के लिए कौन उत्तरदायी था, ये टुडरमल। टुडरमल किससे रिलेटेड थे, भू राजस्व यानी टैक्स से रिलेटेड अधिकारी थे। अकबर द्वारा अपनाए गए उपासना भवन पूजा गृह का क्या नाम था, इसका नाम था इबादत खाना। क्या नाम था, इबादत खाना। अगला प्रश्न, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे, ये अकबर के शासनकाल में क्या थे, सुविख्यात थे। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित है, ये अकबर के शासनकाल से संबंधित है। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था, ये फरगना का शासक था। कहाँ का, फरगना का। अगला प्रश्न है, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था, तो ये शाहजहां था। शाहजहां की वास्तुकला का स्वर्णयुग इसके काल को कहा जाता है। अकबर की युवावस्था में उसका संरक्षक था तो बैरम खान थे। कौन थे, बैरम खान, क्योंकि अकबर जब तक नाबालिग थे तब तक उसके संरक्षक बैरम खान रहे। किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी, तो कन्नौज पर चढ़ाई नहीं की थी। बाकी नादिर शाह तख्त ताउस को भी लूट के ले गया था। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी, ये बाबर था।
राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो राजा बीरबल का जो नाम था, मूल नाम था, वो महेश दास था। औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया क्योंकि उसने अपने शासन में निरंतर युद्ध करने पड़े हैं। क्या करने पड़े? युद्ध करने पड़े हैं उसे। किस मुगल शासक को 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो औरंगजेब का। ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है, तो कलकत्ता से अमृतसर को क्या करती है? जोड़ती है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो इब्राहिम लोदी। कौन पराजित हुआ था? इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में स्थित है। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो कालानौर में। कहाँ हुआ था? कालानौर में। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध। दोनों भी यही प्रश्न है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पे है? कृष्णा नदी पे। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये महानदी उड़ीसा में क्या किया गया है? बनाया गया है। टिहरी बांध भागीरथी नदी उत्तर प्रदेश में। लक्ष्मीबाई सागर बांध किस नदी पर है? तो ये बेतवा नदी उत्तर प्रदेश में। रंजीत सागर बांध किस नदी पर स्थित है? रावी नदी पंजाब में। छोम बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी महाराष्ट्र में। मेटूर बांध किस नदी पर बना है? तो कावेरी नदी तमिलनाडु में। अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? तो कृष्णा नदी कर्नाटक में। ये सभी वीवीआई प्रश्न याद रखिएगा। गांधी सागर बांध किस नदी पर बना है? तो चंबल नदी राजस्थान में। जवाहर सागर राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बना है? तो ये दोनों बना है चंबल नदी राजस्थान में। थीन बांध किस नदी पर है? तो रावी नदी पे। मैथन बांध किस नदी पर बना है? तो बड़ाकर नदी पर। अगला प्रश्न है, बाल पहाड़ी बांध किस नदी पर बना है? तो बराकर नदी पर। पोंग बांध किस नदी पर बना है? तो ये ब्यास नदी पर बना है। किस पे? ब्यास नदी पे। फरक्का बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो गंगा नदी पे। इडुक्की बांध किस नदी पर है? इडुक्की बांध किस राज्य में है? तो ये केरल राज्य में। कहाँ पे है? केरल राज्य में। भारतीय संविधान में भारत को किस प्रकार वर्णित किया गया है? भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किया गया? आंध्र प्रदेश को एक भाषाई राज्य के रूप में 1953 में गठित किया गया। अगला प्रश्न है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसको प्राप्त है? किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। किसे प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। अगला प्रश्न है, अन्य राजवारों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया? ये 3 राज्य थे जो भारत में शामिल होना नहीं चाहते थे, ये स्वतंत्र रहना चाहते थे। ये राज्य थे जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है कि 500 से अधिक राजवारों देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो इसके लिए उत्तरदायी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने साम दाम दंड भेद लगाकर इन सभी राजवारों को क्या कर लिया? भारत में शामिल कर लिया। अगला प्रश्न है, भूकंप मूल वह स्थान होता है, यानी भूकंप का फोकस स्थान क्या होता है? तो जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे उसका क्या कहा जाता है? मूल स्थान कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अधिकेंद्र इपीसेंटर भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है। इसका संबंध है भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से, यानी जहां पर उसके सामने ठीक नीचे भूकंप की उत्पत्ति होती है उसके ऊपर वाले भूपृष्ठीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? अधिकेंद्र कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है वो क्या कहलाता है? उसे भूकंप अधिकेंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूकंप अधिकेंद्र। अगला प्रश्न है, अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? तो जब समुद्र में भूकंप आ जाता है तो उसे सुनामी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुनामी कहा जाता है। इससे बहुत बड़ी मात्रा में क्षति होती है। अगला प्रश्न है, भूकंप में धरातलीय तरंगे होती है। तो भूकंप में जो धरातलीय तरंगे होती है वो एल आकार की होती है। कैसी होती है? एल आकार की होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहलाता है? तो जावा द्वीप को इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जापान का नागासाकी नगर किस द्वीप पर स्थित है? तो जापान का नागासाकी नगर क्यूशू द्वीप पर क्या है? स्थित है। कौन सी द्वीप पर स्थित है? याद रखिए, क्यूशू द्वीप पर स्थित है।
अगला प्रश्न है एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो द्वीप है। याद रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भारत एवं श्रीलंका के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? तो कच्चा तीबू द्वीप को लेकर भारत और श्रीलंका के मध्य क्या चल रहा है? विवाद चल रहा है। अगला प्रश्न है भारत एवं बांग्लादेश के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद जो है वो न्यूमुर द्वीप को लेकर है। कौन सा द्वीप? न्यूमुर द्वीप। अगला प्रश्न है श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है? तो श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील में क्या है? स्थित है। अगला प्रश्न है महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? ये श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है। अगला प्रश्न है बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? तो नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है? तो वोल्गा नदी रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। उस नदी को उसका जीवनदायिनी कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, लाल नदी रेड रिवर किस देश में बहती है? तो रेड रिवर वियतनाम में बहती है। किस देश में बहती है? वियतनाम में। अगला प्रश्न एशिया की विशाल नदी मेकांग कहाँ बहती है? तो ये मलेशिया में बहती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो सिंधु नदी बोखरचू हिमनद से निकलती है जो कैलाश पर्वत श्रेणी में स्थित है। अगला प्रश्न है कि सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो सिंधु नदी की कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर। अगला प्रश्न सिंधु नदी की भारत में कितनी लंबाई है? तो इसकी भारत में लंबाई है 709 किलोमीटर। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज किस नदी की सहायक नदी है? ये सभी सिंधु नदी की सहायक नदी है। किस नदी की? सिंधु नदी की। अगला प्रश्न है सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सिंधु नदी को तिब्बत में सिंगी खंबन या लायंस माउथ के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न सिंधु नदी द्वारा निर्मित सबसे गहरे महाखडू का नाम क्या है? इसका नाम है गिलगिट। क्या नाम है? गिलगिट। अगला प्रश्न है आपका झेलम नदी के उद्गम स्थल का क्या नाम है? तो झेलम नदी जहां से निकलती है वो है बेरीनाग। बेरीनाग झील से क्या होती है? झेलम नदी निकलती है। अगला प्रश्न है कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी झेलम नदी है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है चेनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? इसे चंद्रभागा नाम से हिमाचल प्रदेश में क्या होता है? जाना जाता है। अगला प्रश्न है रावी नदी कहां से निकलती है? तो रावी नदी रोहतांग दर्रे के पास से क्या होती है? निकलती है। अगला प्रश्न है कि रावी नदी को किन अन्य नामों से जाना जाता है? तो रावी नदी को पुरुषनी या इरावती नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न ब्यास नदी कहां से निकलती है? तो ब्यास नदी ब्यास कुंड से क्या होती है? निकलती है। अगला प्रश्न है कि भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? कुतुब मीनार के कार्य को इल्तुतमिश ने क्या किया था? पूरा किया था। अगला प्रश्न है आपका दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न है पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? तो इसे किया कल्लर ने। किसने स्थापित किया था? कल्लर ने। अगला प्रश्न है आपका कि वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? यह है बहलोल लोदी का। किसका है? बहलोल लोदी का। अगला प्रश्न है अलबर्नी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो अलबर्नी महमूद गजनबी के शासनकाल में क्या था? इतिहासकार था। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज को सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की? ये प्रचलित की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधों का मिश्रण बताया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। कौन था? इब्राहिम लोदी। अगला प्रश्न है इनाम भूमि को किसे दिया जाता था? तो इनाम भूमि को विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को क्या किया जाता था? दिया जाता था। अगला प्रश्न देख लीजिए कि उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक
दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी, तो वो थी रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया? वो थे अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था, वो था महमूद गजनबी। कौन था? महमूद गजनबी। अगला प्रश्न है अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार था? है तो ये कुतुब मीनार के जो मुख्य द्वार है उसे क्या कहा जाता है? अलाई दरवाजा कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि कौन सा शासक दास गुलाम राजवंश से संबंधित है? तो इल्तुतमिश का संबंध है दास या गुलाम राजवंश से। अगला प्रश्न है दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही क्या किया था? भारत आया था। अगला प्रश्न है आपका कि महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया है? तो भारत पर ये कुल 17 बार क्या किया है? आक्रमण किया है। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो मुबारक शाह ने खुद को क्या किया था? खलीफा घोषित किया था। अगला प्रश्न देख लीजिए कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, तो विक्रमशिला को बौद्ध शिक्षा का केंद्र माना जाता था। अगला है भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? ये सांची में स्थित है। कहाँ स्थित है? सांची में। अगला प्रश्न है आपका कि किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की है? ये धर्मपाल ने की है। नेक्स्ट है किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो तृतीय बौद्ध संगति जो हुआ था उसका संरक्षण वह किसके कार्यकाल में हुआ था? तो वो अशोक के कार्यकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है कि बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? ये पाली भाषा में की गई थी। किस भाषा में? पाली भाषा में। अगला प्रश्न कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ये बसुमित्र ने की थी। किसने की थी? बसुमित्र ने। अगला प्रश्न देख लीजिए मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो ये बिंबिसार के शासनकाल में क्या किए गए थे? दिए गए थे। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो वो थी प्रजापति गौतमी। कौन थी? प्रजापति गौतमी। अगला प्रश्न है बोध गया स्थित है। बोध गया बिहार में स्थित है। जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक बौद्ध धर्म का क्या है? एक पवित्र क्या है? ग्रंथ है। अगला प्रश्न है आपका कि सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बोध गया में, बोधि वृक्ष के नीचे। अगला प्रश्न सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। तो सारनाथ में जो भगवान बुद्ध ने जो अपना प्रथम प्रवचन दिए थे उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? तो महिला और शूद्र पर बौद्ध धर्म का क्या पड़ा था? महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा था। अगला प्रश्न है कि बुद्ध ने गृह त्याग का प्रतीक है। तो बुद्ध के जो गृह त्याग का प्रतीक है वो है आपका क्या है? घोड़ा। बुद्ध के गृह त्याग के प्रतीक घोड़ा को माना जाता है। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो गौतम बुद्ध ने कपिलवस्तु में भिक्षुणी संघ की स्थापना की थी। कहाँ की थी? कपिलवस्तु में। अगला प्रश्न देख लीजिए सर्वप्रथम शून्यवाद यानी शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? तो उनका नाम है नागार्जुन। क्या है? नागार्जुन। अगला है प्रश्न कि तमाशा, लावनी, लेजम, दही कला और मौनी यह जो है ये जो आपका शास्त्रीय नृत्य है, ये लोक नृत्य है, इसका संबंध कहाँ से है? इसका संबंध है महाराष्ट्र से। कहाँ से है? महाराष्ट्र से है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि कारागम, कावरी, बसंत, आत्म और कुंभी का संबंध तमिलनाडु से है। जट जट्टिन, कर्मा, जाटरा, सरहुल और माघा जो लोक नृत्य है इसका संबंध बिहार से है। अगला प्रश्न देख लीजिए छाऊ, गरुण वाहन, डंडा नटा और सवारी और संचार इसका संबंध उड़ीसा राज्य से है। कर्मा, भगोरिया और सैला का संबंध छत्तीसगढ़ से है। अगला प्रश्न है कि बिहुआ, बैसाख, बिहू, बोई, साजू, नागा नृत्य और राखल का संबंध असम से है। पाइका, सरहुल, कर्मा, लुझरी, कर्मा, जट, जारिन इसका संबंध कहाँ से है? झारखंड राज्य से है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि हिंडनबर्ग रेखा जो इंटरनेशनल लाइंस है वो
जर्मनी और पोलैंड के बीच की जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है उसे हिंडनबर्ग रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है उसे रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत और चीन की जो सीमा रेखा है इसे मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। और मैगीनॉट रेखा किन दो देशों के बीच में है, तो ये जर्मनी और फ्रांस के बीच की जो रेखा है वो क्या कहलाती है, मैगीनॉट रेखा कहलाती है। और नेक्स्ट है कि मैनर हिम रेखा, तो ये रूस एवं फिनलैंड के बीच की जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है उसे मैनर हिम रेखा कहा जाता है। 38वीं समांतर रेखा किस दो देशों के बीच में है, तो ये तो काफ़ी फेमस है, उत्तर कोरिया का नाम कौन नहीं जानता है। तो उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच की जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है इसे 38वीं समांतर रेखा के नाम से क्या होता है, जाना जाता है। अगला है पीसा का मीनार किस देश में अवस्थित है, तो पीसा का मीनार इटली में अवस्थित है। पिरामिड स्थित है, तो मिस्र में क्या स्थित है, पिरामिड मिस्र में स्थित है। नेक्स्ट है एफिल टावर को 1887 से 1889 के बीच निर्मित की गई थी, वह कहाँ पर स्थित है, तो एफिल टावर पेरिस में स्थित है। फिनिक्स फॉर्म कहाँ है, तो ये डरबन में स्थित है। फिनिक्स फॉर्म कहाँ स्थित है, ये डरबन में स्थित है। अगला है येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है, तो ये यूएसए में स्थित है। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी बना हुआ है, तो ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका में यानी यूएसए में क्या है, बना हुआ है। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व के 7 नए अजूबों में एक चीचेन इट्जा को सम्मिलित किया गया है, यह कहाँ पर स्थित है, तो ये मैक्सिको में स्थित है। लंका सायर कहाँ स्थित है, तो ये लंका सायर कहाँ है, ब्रिटेन में स्थित है। अगला है ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है, तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है, तो रेड स्क्वायर मॉस्को में स्थित है, काफी फेमस प्लेस है। अगला है पंजशीर घाटी, ये अफगानिस्तान में स्थित है। पंजशीर घाटी आपको अंकोर वाट मंदिर समूह किस देश में है, ये कंबोडिया में है। कंपूचिया यानी कंबोडिया में स्थित है अंकोर वाट मंदिर। नेक्स्ट एफिल टावर के डिजाइनर कौन थे, तो ये सर गुस्ताव एफिल थे। कंबोडिया में भारतीय स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना है, तो अंकोर वाट मंदिर क्या है, अंकोर वाट मंदिर। अगला प्रश्न है कि कंबोडिया स्थित अंकोर वाट मंदिर किस देवता को समर्पित है, ये विष्णु देवता को क्या है, समर्पित है। अगला है लीनिंग टावर ऑफ पीसा स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है, ये इटली में स्थित है। कहाँ स्थित है, इटली में स्थित है। अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट स्थित है, तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। तक्षशिला कहाँ स्थित है, तक्षशिला पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ। अगला प्रश्न है कौन सा वाद्य यंत्र वायु द्वारा संचालित होता है, तो शहनाई वायु द्वारा क्या होता है, संचालित होता है। नेक्स्ट है कौन बांसुरी के प्रसिद्ध वादक के रूप में जाने जाते हैं, तो रोनू मजुमदार इसके रूप में क्या होते हैं, जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो तबला से है। नेक्स्ट है मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया है, तो मोहन वीणा का आविष्कार मोहन भट्ट ने किया है। अगला प्रश्न है पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक थे, तो ये तबला से रिलेटेड हैं, तबला के प्रमुख वादक हैं। नेक्स्ट है पंडित रविशंकर को किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त है, तो पंडित रविशंकर को सितार बजाने में क्या है, विशिष्टता प्राप्त है। अगला प्रश्न है कि संगीत यंत्र सितार मिश्रण है, तो ये बीना एवं तंबूरे का क्या है, मिश्रण है। अगला प्रश्न वह वाद्य यंत्र जिस पर उस्ताद अमजद अली खान ने निपुणता हासिल की है वो है कौन, सरोद है। कौन है, सरोद। अगला प्रश्न है कि कौन विश्वविख्यात बांसुरी वादक है, तो हरि प्रसाद चौरसिया क्या है, विश्वविख्यात बांसुरी वादक है। अगला प्रश्न है विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक कौन है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1944 में वाशिंगटन डीसी अमेरिका में इसका क्या है, मुख्यालय है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है, तो इसकी स्थापना भी 1944 में हुई थी, इसकी मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है, इसकी स्थापना 1966 में हुई थी, वियना ऑस्ट्रिया में इसकी क्या है, मुख्यालय स्थित है। अगला है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है, इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ का स्थापना 1995 में हुआ था, इसकी जो है इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में क्या है, स्थित है। अगला प्रश्न है कि विश्व बौद्धिक संपदा WIPO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, 1970 में इसकी स्थापना हुई थी। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, इसकी भी स्थापना 1951 में हुई थी। अगला प्रश्न है आपका कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है,
और इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO का मुख्यालय आपका लंदन में है और इसकी स्थापना 1959 में हुई थी। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण IAEA, इसका मुख्यालय कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रेलिया में। इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। सार्वभौमिक डाक संघ का मुख्यालय बर्न, स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना 1874 में हुई थी। अगला प्रश्न है आपका कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। खाद्य और कृषि संगठन FAO की स्थापना 1945 में। ये रोम, इटली में इसका क्या है? मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी 1919 में हुई थी। जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसकी मुख्यालय है। अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का स्थापना 1948 में, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसके मुख्यालय। यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को, इसका स्थापना 1946 में। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में। अगला प्रश्न देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU, इसका स्थापना 1865 में हुआ था। जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसकी मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, कनाडा में है। 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है आपका ओनम, भद्रकवि, कालियट्टम और कुडियट्टम का संबंध किस राज्य से? तो इसका संबंध केरल से है। घटमरदाला का संबंध आंध्र प्रदेश से है। और कोट्टायम, बसंत, गोड़ो, आल, कुंभी, नवरानी, चैत, टपारी, छेरिया, डागला और पाली, इन सभी का संबंध तमिलनाडु से है। किससे है? तमिलनाडु से। दिवारी, रोना, सुवा, सैला, हेरुदन्ना और हुल्की का संबंध मध्य प्रदेश से है। रंगव, चोंग, खैता, लीम और केदोहोह का संबंध नागालैंड से है। नेक्स्ट है आपका जत्रा, कीर्तन, बाउल, जाया, गंभीरा और काठी का संबंध कहाँ से? पश्चिम बंगाल से है। झौरा, नौटंकी, कजरी का संबंध उत्तर प्रदेश से है। राउफ हो गया, हिकत हो गया, चाकरी हो गया, भारवा गीत हो गया, इन सभी का संबंध जम्मू कश्मीर से है। नेक्स्ट है सुईसिनी, घूमर का संबंध राजस्थान से है। नेक्स्ट है डांडिया, गरबा, रासलीला, झकोलिया और लास्या का संबंध गुजरात से है। भांगरा, गिद्धा, किकली और घमान का संबंध पंजाब राज्य से है। आगे देख लीजिए, बम्बू का संबंध मेघालय से है। छपेली का संबंध हिमाचल प्रदेश से है। अगला है कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो बुध सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में क्या करता है? लगाता है, क्योंकि सबसे नजदीक का ग्रह कौन है? बुध है। अगला प्रश्न, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह भी बुध है। सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो वो है विनस, शुक्र है। कौन है? विनस। पृथ्वी का जुड़वा, भग्नी सभी विनस को ही कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला है किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? ये शुक्र हो गया। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो ये भी शुक्र ग्रह है, इन्हें इवनिंग स्टार कहा जाता है। अगला प्रश्न, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र हो गया। संविधान की 12वीं अनुसूची संबंधित है, तो आपको बता दूं कि 12वीं अनुसूची का संबंध है नगर पालिकाओं के अधिकार संबंधी प्रावधान से। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की अनुसूचियों में कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देता है? तो ये पहली अनुसूची है। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित है, तो ये परिवर्धित है प्रथम संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान अनुसूचियों से किस सूची को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? तो ये पहली अनुसूची है। कौन सी है? पहली अनुसूची। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? ये 5वीं है। कौन सी है? 5वीं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन की सूची है? तो ये 4th अनुसूची है। कौन सी अनुसूची इससे रिलेटेड है? 4th अनुसूची। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, आप सभी को पता है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? राजभाषा से रिलेटेड है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो ये भाषाओं से है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? आप सभी को पता है, भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो 10वीं अनुसूची में दिया गया है। नेक्स्ट, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 8 अनुसूचियां हैं।